हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मॉडल फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम ए मटेरियल इज F500 एंगस्ट्रॉम। फोटोइलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड व्हेन दिस मटेरियल इज इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन फ्रॉम ए। ऑप्शन है यहाँ पर दो ऑप्शन आपको करेक्ट दिखाई दे रहे होंगे। अभी दो ऑप्शंस कैसे करेक्ट हो गए उसको आज के वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले उसको लिख लेते हैं और जो हमसे पूछा गया उसको भी लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऊपर क्या रखा है, हमारे पास भैया एक मटेरियल है। ठीक है, ये मैंने कुछ एक मटेरियल बना दिया है। इस पे क्या है, एक पी वॉट की पावर है कि रेडिएशन यहाँ पर इस पे एक वेव पड़ रही है, बहुत सारी पड़ रही है, हम एक मान के चल रहे हैं। अब क्या है, यहाँ से इसमें से कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे वो हमें बताना है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कुछ तो निकलेंगे। अगर ये निकालेगी तो अगर ये पी वॉट की पावर से कुछ फिक्स वेवलेंथ है तो अगर ये यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करती है तो कुछ इस तरह से निकलेंगे। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है भैया ये हमें दे रखी है 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भैया, और हमसे पूछा क्या गया है, देन हमें बता दो फोटो इलेक्ट्रॉन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ विल बी एमिटेड when this material is illuminated with monochromatic radiation। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि ये बता दो भैया कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। जब ये मटेरियल है, जो भी एक मटेरियल है या फिर जो भी मटेरियल से ये है हमारे पास जिस पे की रेडिएशन पड़ रही है, तो ये मटेरियल पे अगर क्या है इल्यूमिनेट कर रहे हैं, मतलब रेडिएशन डाल रहे हैं, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। ठीक है, तो हमें बताना है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। ये आपको समझ आ गया। ये जो हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है ना, ये इस मटेरियल की दे रखी है कि इतनी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है इसकी। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, इसका क्या यूज है वो हम पहले जानेंगे आगे उसको जब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या फॉर ए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, अगर आपको कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करना है या फिर करवाना है टू टेक प्लेस, कभी भी एक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना है तो वहां पर एक कंडीशन है, क्या भैया, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट, जो भैया इंसिडेंट जो लाइट है ना उसकी जो वेवलेंथ है, ये कुछ वेवलेंथ होगी, बिल्कुल होगी, वो क्या होनी चाहिए भैया, मस्ट बी लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अभी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसकी, जो भी मटेरियल है, जो भी मेटल है जिस पे भी वो लाइट पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये क्या है, एक मटेरियल है, तो यहाँ पर आपको सिंपल कह सकती हैं, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, जो लैम्डा होगा इंसिडेंट, जो भी इंसिडेंट वेव उस पर पड़ रही है उसको जो लैम्डा होगा वो हमेशा कम होना चाहिए, किससे, लैम्डा ऑफ थ्रेशोल्ड से। तो यहाँ पर हमारे पास थ्रेशोल्ड क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों हमारे पास बराबर हैं। लैम्डा थ्रेशोल्ड मेरे पास कितना है, ये पास हो गया 5500 एंगस्ट्रॉम, तो इससे कम होना चाहिए। ठीक है, ये समझ आ गया इतना। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए किसके लिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में ये केस होता है, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अपोजिट होता है। कम से कम उतनी चाहिए, यहाँ पर क्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पर क्या कम से कम उतनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों में आपको ध्यान रखना है इस केस को। अब हमें क्या पता है भैया, वी नो, एक बात पता है हमें, ये जो लैम्डा है ना यूवी रेस का, लैम्डा ऑफ यूवी रेस इज इक्वल्स टू, भैया रेंज है इनकी 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, बस ऑप्शंस में दे रखा था ना अल्ट्रावायलेट रेस, तो इसलिए हमने उनकी रेंज लिख ली, लैम्डा उनका ये होता है रेंज का। और अगर हम बात करें लैम्डा ऑफ इंफ्रारेड, जो कि बस ऑप्शन में दे रखा था इंफ्रारेड रेस, इनका भी अगर हम देखें, इसकी जो रेंज होती है वो यहाँ पास 75 एंगस्ट्रॉम से रेंज करती है, और ये तक यहाँ पास कहाँ तक, 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक। तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो गई। हमारे पास कितना है, 5000 है, यहाँ पर कितना 10⁻7 है, तो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इंफ्रारेड के लिए इसलिए बस पॉसिबल नहीं है, यूवी रेस के लिए बस पॉसिबल होगा, उसको आगे हम देखेंगे। तो ये पॉइंट आपको दोनों पता होना चाहिए, कुछ में गिवन नहीं थे। ठीक है, ये दोनों वेवलेंथ आपको थोड़ी बहुत रेंज का आइडिया होना चाहिए बस। फिर देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर ये क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट होंगे व्हेन, ये मटेरियल क्वेश्चन में दे रखा था, व्हेन दिस मटेरियल इज इल्यूमिनेटेड विथ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। अब कौन सी मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन है, मोनोक्रोमैटिक का सिंपल सा मतलब है एक ही तरह की बीम, एक पर्टिकुलर तरह की बीम जिसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी हो, वो होती है मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। ठीक है, मोनो मतलब होता है ना सेम, फ्रॉम ए 75 वॉट यूवी लैम्प एंड 10 वॉट यूवी लैम्प। दोनों देखिए, आपको ये नहीं देखना कि वॉट अभी यहाँ पर 10 वॉट है और 75 वॉट है, आपको सिर्फ वेवलेंथ को देखना है, क्योंकि आपको यहाँ पर वेवलेंथ से बात करनी है। जो है ना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अगर उससे क्या है, उससे अगर कम है आपकी जो भी इंसिडेंट वेवलेंथ, चाहे उसका पावर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो वो क्या है, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगी। ठीक है, तो इसलिए आप बस यूवी लैम्प करेंगे, क्योंकि ये यूवी रेज निकालेंगे, उनकी रेंज ये है जो कि कम है ना बिल्कुल। लेकिन अगर आगे का 75 है तो है, लेकिन 10⁻7 है, तो मैक्सिमम वाला भी हम देखते हैं, हमेशा क्या है मैक्सिमम तक देखती है, इसमें पॉसिबिलिटी तो है लेकिन कम है। क्यों, क्योंकि 10⁻7 तो होता है, वो क्या कि ये 100 से ऊपर गया
तो मतलब क्या भैया, इससे अगर ऊपर चला गया तो ये पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो मैक्सिमम हो सकती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए जो भी रेंज है, लेकिन रेंज में देख सकते हैं आपका जो मैक्सिमम वाला टर्म है वो उससे ज्यादा है, तो इसलिए इससे जो पॉसिबिलिटी वो कम है। तो हमारा जो एप्रोप्रिएट आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा हमारे पास 75 वॉट यूवी लैंप एंड 10 वॉट यूवी लैंप। वॉट में मत जाना, सिर्फ उसकी वेवलेंथ को आपको देखना है, ठीक है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू। हमारे 4 ऑप्शन है, पहला है n, दूसरा है n टू द पावर 0, तीसरा है n टू द पावर 5 और चौथा है n टू द पावर 3। और यहाँ पर आपको करंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा n। अभी करंट क्वेश्चन आया कैसे और इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। आज की वीडियो बना कोई दे रखी है, तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स अब जो क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ गिवन तो है नहीं, हमसे जो पूछा गया है उसको लिख लेते हैं, उसी वजह से देखते हैं भैया कुछ गिवन हमें मिल जाता है और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस दे क्या रखा है भैया, हमसे जो पूछा गया है वही दे रखा है। तो भैया हमसे पूछा क्या गया है, मैग्नेटिक मूवमेंट। ये मैग्नेटिक मूवमेंट की बात हो रही है भैया, इसको देखेंगे क्या चीज है। ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, भैया इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है। इन nth एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनलिटी बतानी है समय, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, ठीक है, घबराना नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी देखनी बस। टू, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा वो हमें बता दो। सिंपल बात है, मैग्नेटिक मूवमेंट की बात चल रही है, मैग्नेटिक मूवमेंट में देखना है कि किसकी वजह से हो रहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की जो nth एनर्जी है उसमें जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हमें बता रहा हो किसके प्रोपोर्शनल होगा, बस ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको सिंपल सा फॉर्मुला याद होना चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट का, वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने के बाद आपको फॉर्मुला ही याद करना है एट द एंड ऑफ द डे। तो वो फॉर्मुला ही आप याद कर ले तो बढ़िया रहेगा। मेरे साथ 2 दिन बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या है भैया फॉर्मुला, मैग्नेटिक मूवमेंट, मेरे साथ बोलिए, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू माइनस EL अपॉन 2m। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू माइनस EL अपॉन 2m। म्यू इज इक्वल टू माइनस EL अपॉन 2m। अब ये E क्या है ये भी हम देखेंगे, L क्या है और M क्या है। M तो आपको पता मास है, E में बस क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और L क्या है, L को समझते थोड़ा सा। L इधर क्या है, L है मेरे पास NH अपॉन 2 पाई। मेरे साथ रिपीट कीजिए, L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। भैया ये तो कोई सुना सुना सा लग रहा है, ये तो मुझे याद भी है थोड़ा बहुत। हाँ भैया वही है, ये क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम है, L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो ये तो आपको याद है, बस आपको ये याद करना है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट मेरे साथ एक बार और रिपीट कीजिए, मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू माइनस EL अपॉन 2m, माइनस EL अपॉन 2m। आप इसको 2-3 बार बोलेंगे मेरे साथ, जैसे मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, और आप इसको लिख के भी देखिए मेरे साथ में, ठीक है। तो आपको ये याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ये मेरे पास क्या है, L है मेरे पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगुलर मोमेंटम। L है मेरे पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो आपको याद होगा NH अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें क्या देखना था, हमें देख रहा था भैया जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ना वो हमें प्रोपोर्शनलिटी देखनी थी, और अब जो ऑप्शन थे उनमें एन की बात हो रही थी, इसलिए हम एन को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ म्यू के अंदर एल की, ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू माइनस ENH अपॉन में 2 पाई, और इधर मेरे पास क्या था 2m था, तो ये माइनस E अपॉन 2m तो एक साइड में, और NH अपॉन 2 पाई एक साइड में हो गया। ये अगर देखूं ये सब यहाँ तक मेरे पास क्या है, सब कांस्टेंट, और H मेरे पास कांस्टेंट है, बचा क्या n, हमें देखना था प्रोपोर्शनलिटी। तो ऐसे हम सिंपल कह सकते हैं म्यू मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो इसलिए क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी मेंस में, तो इससे आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप 2-3 बार इनको बोलेंगे लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। Let K1 and K2 be the maximum kinetic energies of photoelectrons emitted when 2 monochromatic beams of wavelength λ1 and λ2 respectively are incident on a metallic surface. If λ1 equal 3 λ2, then क्वेश्चन हमारे पास है जे मेन 2022 का, और 4 ऑप्शन दिया, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, K1 is less than K2 upon 3। इनको सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स आपस क्या बात की जा रही है, हमारे पास एक मेटल है, इस तरह से एक मटेरियल, ठीक है। इस पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम 2 वेवलेंथ डाल रहे हैं, बहुत सारी वेव्स डाल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 वेवलेंथ है, एक λ2 है, एक λ1 है। इस पे जो डालेंगे तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इससे बिल्कुल निकलेंगे, और इससे भी अलग अलग निकलेंगे, ठीक है। इस तरह से निकले दोनों वेव्स है, एक मोनोक्रोमेटिक बीम्स है। क्या है ये, मोनोक्रोमेटिक बीम्स है, मोनोक्रोमेटिक बीम्स है, ठीक है। ये बस क्वेश्चन में गिवन है, वैसे इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी बीम्स है। अब हमसे क्या बोला गया है, जो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रही है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पर जो है ना, इसके लिए जो λ1 से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा फास्टेस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व की गई है वो है K1, और जो λ2 जब यहाँ पे डल रहा है इस मटेरियल पे, ये जो मटेरियल है यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये है बस क्वेश्चन में मेटालिक सरफेस गिवन है, मेटालिक सरफेस, ठीक है। इस पे जब ये इंसिडेंट हो रही है मोनोक्रोमेटिक बीम्स, हमारे पास क्या है λ1 से यहाँ पर जो है बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रही है, जब इस पे पड़ रही है तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व की गई है वो K1 है, फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रही है उनमें सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व की गई है वो है K2, ठीक है। ये बस क्वेश्चन में गिवन है, मैक्सिमम है, ध्यान रखना मैक्सिमम है दोनों ही, ये भी मैक्सिमम है। वैसे बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑब्जर्व की गई है फोटो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारी, तो हमने सबको देखा और सबकी जो काइनेटिक एनर्जी उनको ऑब्जर्व किया, सबसे ज्यादा हमें मिली K1 और यहाँ पर K2, ठीक है। इतना समझ आ गया। और बस रिलेशन दे रखा है λ1 इज इक्वल टू 3 λ2, ये बस क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है। देन हमें बता दो भैया 1 है ना, और ये जो K2 है ये कैसे डिपेंड कर रही है, K1 एंड K2 आर रिलेटेड टू ईच अदर, कैसे अपने दूसरे में रिलेट कर रहे हैं वो बता दो, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना चाहिए एक बात कि भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स,
फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर आपको नहीं पता काइनेटिक एनर्जी तो ये आपको याद रखना है। सिंपल सा एक जनरल फॉर्मूला है, वो क्या है पास, K इज इक्वल टू E माइनस फाई। फाई क्या है भैया, वर्क फंक्शन है, मटेरियल जो भी हम यूज कर रहे थे यहाँ पे मेटल सर्फेस, तो इसका वर्क फंक्शन हो गया। ये बस क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वेव, और ये बस काइनेटिक एनर्जी क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की K से हम नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं इधर फाई में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लैम्डा 1 जो वेवलेंथ थी, लैम्डा 1 जो वेव थी उसके लिए हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो ये हम K1 से नोट करते हैं। ये में बस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बस HC बाय लैम्डा। आपको पता होना चाहिए कि वेव के लिए जब भी कोई इंसिडेंट होती है उसके लिए वेवलेंथ आपको दे रखी है, तो आप एनर्जी को लिख सकते हैं HC बाय लैम्डा, और इसके बस वेवलेंथ थी लैम्डा 1। ठीक है, माइनस में फाई दोनों के लिए सेम है क्योंकि सेम मटेरियल है, पहली इक्वेशन। दूसरी यहाँ बस लैम्डा 2 के लिए लिख लेते हैं, ये हो जाएगा K2 इज इक्वल टू में HC अपॉन में लैम्डा 2 माइनस में फाई। ठीक है, ये बस होगी दूसरी इक्वेशन। हमें क्या पता था भैया, हमने क्वेश्चन ऊपर देख लिया था, एज लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में रिलेशन था, इज इक्वल टू 3 लैम्डा 2 था ना लैम्डा 1, तो इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले। कैसे देखिए, यहाँ पर लैम्डा 1 यहाँ पर लैम्डा 2 है, तो हम K1 और K2 रिलेशन निकालना है, तो हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, और सब सेम लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रिलेशन पता है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड अगर हम कैसे भी सेम कर ले तो ये साइड में मिल जाएंगे कुछ रिलेशन साथ। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन इक्वेशन 1 में मैं लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये बस क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू HC अपॉन में 3 लैम्डा 2 माइनस में 5। ठीक है, यह बस होगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड जो इक्वेशन है ऊपर ये वाली इक्वेशन 2 में से मैं माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन 3 को। ठीक है, आप कैसे कर ले, 3 में से 2 को कर ले, 2 में से 3 को कर ले। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें K1 और K2 रिलेशन मिलेगा, और यहाँ पर लैम्डा 2 है, आप देख सकते हैं सब चीज, मतलब इधर वाली साइड ऑलमोस्ट सेम होने वाली है और इधर का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ सेकंड को सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा K2 माइनस K1, इधर हो जाएगा बस क्या HC अपॉन लैम्डा 2 माइनस 5 माइनस में HC अपॉन 3 लैम्डा 2, माइनस पहले से ही और माइनस करने क्योंकि ब्रैकेट लग रहा था, ब्रैकेट मैंने खोल दिया तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5, तो 5 से 5 तो उड़ गया। ठीक है, ये समझ आ गया। तो यहाँ से अगर उसको सॉल्व करता हूँ तो K2 माइनस K1 मेरे पास आ रहा है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, HC बाय लैम्डा 2 और ये HC बाय 3 लैम्डा 2, तो ये मैनेज करना है मुझे। मेरे पास हो रहा है 2 HC अपॉन 3 लैम्डा 2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं HC अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू, ये मेरे पास हो रही है 3 अपॉन 2 K2 माइनस K1। यहाँ से हमने ये निकाली भैया, ये का बस ये रिलेशन आ चुका है, ये मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इस इक्वेशन बनाई है, इसको अगर आप देखें HC अपॉन लैम्डा 2 और अगर यहाँ पे देखें HC अपॉन लैम्डा 2, ये सेकंड इक्वेशन में बिल्कुल हमारे पास ये वैल्यू फिट हो रही है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को फिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए इसको करते हैं। यहाँ से बस क्या हो जाएगा भैया, पुटिंग मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से बस क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 K2 माइनस K1, मैंने सीधे वैल्यू डाल दी। ठीक है, माइनस में 5, यहाँ तक क्लियर है। बस इसको मैं सिंपलीफाई करना है, तो मैं इसको बदल जाता हूँ, इसको सिंपलीफाई कर लेता हूँ। तो सिंपलीफाई करने के बाद मुझे मिल रहा है K2 माइनस में 3 K1 इज इक्वल टू में 2 5, एलसीएम लिया, सबको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, अब यहाँ पर आपको एक फंडा पता होना चाहिए, एक चीज और पता होनी चाहिए बस, फॉर मेटल्स के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो फाई होता है ना, वर्क फंक्शन वो ग्रेटर होता है 0 से, मतलब ये पॉजिटिव होती है वैल्यू उसकी, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बस क्या है भैया, ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब ये वाली एक्सप्रेशन भी ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यूज करके यहाँ से देयरफॉर K2 माइनस में 3 K1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें K1 और K2 रिलेशन निकला था ग्रेटर देन इक्वलिटी वाला, तो हम निकाल लेते हैं। तो इसको मैं फाइनल अगर सॉल्व करता हूँ, इधर ही कर लेते हैं, तो ये मेरे पास मुझे मिल रहा है K1 इज लेस देन K2 अपॉन 3, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम revolving in its second excited state having radius 4.65 angstrom. The de Broglie wavelength of this electron is, क्वेश्चन पास है जेईई मेन 2019 में आया हुआ, और चार ऑप्शन हमारे पास है 3.5 एंगस्ट्रम, 6.6 एंगस्ट्रम, 12.9 एंगस्ट्रम और 9.7 एंगस्ट्रम, और इसका जो कैलकुलेशन है वो है 9.7 एंगस्ट्रम। ये कैलकुलेशन आया कैसे और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, इस वीडियो में आपको दे रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नहीं है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है और जो हमसे पूछा गया है, पहले सबको हम लिख लेते हैं और इसका छोटा सा डायग्राम भी बना देते हैं, जिससे कि इसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो बस क्या दे रखा है भैया, हमारे पास दे रखा है भैया एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन एटम का है, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो बस क्या है, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके पास ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये होगा इसकी तीसरी ऑर्बिट। ठीक है, 3 ऑर्बिट बनाती है। ठीक है, क्यों बनाती है इसको मैं आगे बताऊंगा। और हम यहाँ पे क्या रखा है, ये बस भैया सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की जो रेडियस है वो मैं आर से लिख रहा हूँ। ये पास दे रखे भैया 4.65 एंगस्ट्रम। ये पास बातें दे रखी हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है देन हमें बता दो भैया डी ब्रोगली बाबा की वेवलेंथ इसके भैया ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन है ना जो कि एक्साइटेड स्टेट में, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो। छोटी सी बात पूछी जा रही है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं भैया, करते हैं अभी सॉल्व फटाफट से। देखिए, ये बस न्यूक्लियस है, इसकी जो पहली ऑर्बिट वो एन मेरे पास 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। तो एन इज इक्वल टू 3 को देखते हैं बस। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझ लीजिए। देखिए, एक्साइटेड का मतलब क्या है, सबसे पहले होती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद जो भी स्टेट आती है, अगर वहां पे आपको एक्साइटेड स्टेट बोला जा रहा है तो वो जो पहले एक्साइटेड स्टेट होती है ना, उसके लिए जो एन इक्वल होती है वो 2 होती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में ही पड़ा है तो ये एक्साइट कैसे होगा, एक्साइट जब होगा वो अगली ऑर्बिट में आएगा। तो इसमें आएगा तो ये बस पहली एक्साइटेड स्टेट होती है, ये बस होती है दूसरी। तो हमें दूसरी में दिया है तो एन उसकी वैल्यू कितनी होगी 3, तो ऑर्बिट की वैल्यू कितनी होगी 3। लेकिन अब जो एक्साइटेड स्टेट है वो बस कितनी है सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एन इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना आपको, सिंपल समझिए। ग्राउंड में कैसे एक्साइटेड होगा, तो ग्राउंड में एन की वैल्यू होती है कितनी मेरे पास 1, उसके बाद एन की वैल्यू हो जाएगी 2 फिर 3। हमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट देखना था, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट कब होगा, फर्स्ट एक्साइटेड होता है बस भैया एन की वैल्यू 2 होती है, सेकंड में एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, बस यही तो होगा, बस यही करना है। अब इतना अगर आपको समझ आ रहा है तो देखिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, भैया कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है अगर वो रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में, रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, एक nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो भैया यहाँ से क्या भैया बहुत बाबा ने जो पूरा मॉडल बताया था उसमें एक हमारे पास एक अपना थ्योरी दी थी। तो वहां पर ये थ्योरी क्या थी उनकी,
एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये थ्योरी थी उनकी और इसी को हम यहाँ पर लगाएंगे। एंड एक और बात हमें पता है भी, तो लैम्डा होता है वो होता है एच अपॉन एम बी, इन दोनों को मिक्स करेंगे और यहाँ पर अपना क्या है वेवलेंथ निकालेंगे, दैट इज लैम्डा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा एच अपॉन एम बी, जो एच अपॉन एम बी है ना, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा इससे। ठीक है, क्योंकि रिवॉल्विंग वाला केस है तो ये बहुत बार से आया है। तो एच यहाँ पर है, एम बी को मैं इधर ले आऊंगा और एन और 2 पाई को इधर भेज देता हूँ। एम बी को इधर भेज देते हैं, ये 2 पाई आर हो गया और एन नीचे आ जाएगा, इधर में बस हो गया एच अपॉन में कितना एम बी। ठीक है, एच अपॉन में एम बी, तो इसको ही अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो लैम्डा मेरे पास कितना हो गया 2 पाई आर अपॉन में एन हो गया, समझ आ गया इतना। अब 2 पाई आर, तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14, ये तो बच्चों की याद होती है, आपको भी याद होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू हो गई 4.65 एंगस्ट्रम को ऐसे ही लिखते चलो क्योंकि ऑप्शन में पास एंगस्ट्रम दे रखा है। ठीक है, इसके बाद अपॉन में हो जाएगा 3 क्योंकि एन की वैल्यू 3 होगी, हमने अभी देख लिया। तो लैम्डा हम ऐसे जब सॉल्व करते हैं तो मेरे पास जो एप्रोप्रिएट आंसर आता है ना, एप्रोप्रिएट है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, 9.7 एंगस्ट्रम ही आएगा और वो पास इसका आंसर हो जाएगा। An electron of mass m and charge E initially at rest gets accelerated by a constant electric field E. The rate of change of de Broglie wavelength of this electron at time t is, ऑप्शन हमारे पास है माइनस एच अपॉन ई ई टी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है माइनस ई एच टी अपॉन ई, थर्ड ऑप्शन है माइनस एम एच अपॉन ई ई टी स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है माइनस एच अपॉन ई ई। और यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 माइनस एच अपॉन ई ई टी स्क्वायर। अब ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं आज की वीडियो में, आपको दे रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रखिए, पहले उसको लिख लेते हैं, उसे एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसको भी लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बस देखिए रखा है भैया, हमारे पास बात की जा रही है एक इलेक्ट्रॉन की, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने इस तरह से बंद कर दिया। ठीक है, ये स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसका जो मास है वो m है, इसमें जो चार्ज है वो e है और इसकी वेवलेंथ हमने मान ली स्टार्टिंग की लैम्डा है। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t पे हमने देखा तो क्या होगा भैया, इसको हमने सेम, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने क्या कर दिया, अब इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये मेरे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल पे एक एक्सेलरेशन आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ इधर हो गया। ठीक है, इधर भी हो सकता है फिर इधर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ध्यान रखना इस बात को। अभी मैंने इधर ही बना दिया एक ही साइड में, और इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर क्या है, v है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका चार्ज है वो E है और इसका जो मास है वो m है। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जो वेवलेंथ में चेंज आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो हमें बता दो, मतलब डी लैम्डा अपॉन dt पूछा गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन सी वेवलेंथ भैया, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अभी यहाँ पर एक ही पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तो हम लिखे ना लिखे वो बराबर समझ आता है एट टाइम टी। तो ये एक टाइम टी पर हमें ये बताना है एस, ये कितना होगा ये हमें देखना है। ठीक है भैया, अब सबसे पहले देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात चल रही है तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो, हमें भैया पता है, क्या पता है भैया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम होता है, बिल्कुल होता है। और यहाँ पर जो एम है वो क्या होता है, एम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये होता है मेरे पास लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मेरे पास होता है एम ये तो आपको पता होगा। यहाँ पर इनके नोटेशंस को लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि पी आपको पता होता है लीनियर मोमेंटम और मास एम होता है, वी वेलोसिटी लैम्डा बस वेवलेंथ और एच बस होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बातें तो लिखने वाली होती नहीं है, ये तो आपको पता है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी फर्स्ट इक्वेशन भैया, वो मोशन वाली, वो याद करो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ भैया ध्यान आ गई, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। भैया ये क्यों लगा रहे हैं, देखिए समझिए क्यों लगा रहे हैं। इनिशियल मेरे पास क्या है, रेस्ट पे है तो इसलिए मैंने u इज इक्वल टू 0 कर दिया और फाइनली मेरे पास कुछ वेलोसिटी v होगी इसकी और कुछ एक्सेलरेशन भी आया है और टाइम मेरे पास t है, तो सारी चीजें मेरे पास मिल ही रही है तो हम फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं भैया। तो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो यहाँ से अगर मैं डालूं तो भैया v इज इक्वल टू u मेरे पास 0 है तो 80 बचेगा मेरे पास। ठीक है, तो ये बात v इज इक्वल टू 80 मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे आगे। अब हमें क्या पता है भैया, हमें एक और बात पता है भैया, क्या बात है, बहुत सारी बातें पता है हमें तो। हाँ भैया बहुत बातें पता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E। ये क्या है भैया, अगर कोई एक चार्ज है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है तो उसमें अगर आपको फोर्स देखना है तो आपको क्या करना है, उसका Q जो चार्ज है जिस भी पार्टिकल आप देख रहे हैं और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लग रही है उसका मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर बस फोर्स क्या होता है हमें पता है भैया, मास इंटू एक्सेलरेशन, और दोनों ही चीजें बस क्वेश्चन में गिवन है, मास भी और एक्सेलरेशन भी। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। तो यहाँ से बस क्या हो जाएगा भैया, m है ना, m को मैं इधर भेज देता हूँ तो dv ओवर dt, मैंने एक्सेलरेशन को dv ओवर dt लिख दिया, QE अपॉन में m हो गया। इतना समझ आ रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या कर दिया मैंने क्या कर दिया, dv को इधर रख दिया और dt को इधर भेज दिया, तो QE अपॉन में m और dt। अब मुझे क्या चाहिए भैया, फुल चाहिए मुझे, तो छोटा सा पार्ट है तो छोटा सा चेंज है वेलोसिटी में, लेकिन हमें चाहिए पूरा वेलोसिटी पूरा टाइम। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा। यहाँ से अगर मैं देखूंगा इसके जो फाइनल जो हमारे पास आएगा इंटीग्रेट होकर इसका भी, तो ये बस क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा v इज इक्वल टू QE अपॉन m और t, ये तो आएगा।
ये आएगा भैया। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये 0 से v होगा और ये 0 से t होगा, क्योंकि टाइम 0 से स्टार्ट हुआ था जब वेलोसिटी यहाँ पर 0 थी और फाइनली यहाँ बस v है और टाइम बस उस टाइम पे t है। ठीक है, लिमिट्स में डाल दी, आपको समझ आ गया होगा अब। ठीक है, तो वेलोसिटी बस इतनी आ चुकी है। ठीक है, अब इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो अब हम आगे बात करती हैं। अब देखिए हमसे जब पूछा गया था, हमसे पूछा क्या गया था, वेवलेंथ की बात चल रही थी, तो वेवलेंथ हमने सबसे ऊपर लिखा था ना, उसी वेवलेंथ को पकड़ते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h/m था। अब देखिए मैं मास तो बस सेम है, तो लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू बस ये आ चुकी है, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो लैम्डा इक्वल्स टू h/m q e t/m। अब m से m उड़ गया। मैंने देखिए q e t क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि अब बस क्वेश्चन में ना चार्ज गिवन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, e यहाँ बस इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है और टाइम यहाँ बस गिवन है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। ये ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अब यहाँ से जो वेवलेंथ आ रही है वो आ रही है लैम्डा इक्वल्स टू h/q e t। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो कुछ और पूछा गया है, वो हमसे पूछा गया है भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ हमसे पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, d/dt किसका, लैम्डा का। तो ये पास हो जाएगा d/dt ऑफ h/q/e t। अब देखिए h/q ये तो कांस्टेंट एक बार फिक्स हो गया ना, एक बार कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फिक्स दे दी और जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज फिक्स है और h तो बस फिक्स होता ही है। तो अब बस बच्चा क्या है, वेरिएबल टाइम को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बस क्या हो जाएगा d/dt जो हमें निकालना है ये हो जाएगा बस h/q/e और ये हो गया मेरे पास d/dt ऑफ 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ, t की पावर -1। तो आपको पता होगा कि अगर आपको 1/t है तो उसको अगर ऊपर लेके आना है तो उसकी पावर आप -1 कर देती है, तो हमने यही यहाँ पर किया है। अब हम इसका डिफरेंशिएट करना है, वो भी देखिए यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है, तो सिंपल डिफरेंशिएट करना है हमें। ठीक है, यहाँ से बस अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो d/dt मेरे पास क्या आता है, ये जो पूरा टर्म है ना, ये जो पूरा टर्म है ये मेरे पास क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास t⁻⁻2 और -1 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा क्यों कर दिया भैया, इसको भी लिखते हैं, पहले इसको हम लिख लेते हैं। फाइनल आंसर क्या आ रहा है, -h/q e और जो t की पावर -2 है इसको हम नीचे ले आएंगे, फिर से t की पावर +2 हो जाएगी तो t² हो जाएगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट कैसे करती हूँ उसको मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास कोई टर्म ऐसा है d/dx, आप x के साथ अगर हम रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x ही है यहाँ पर भी और उसकी पावर n है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो ये होता है डिफरेंशिएट, इसका क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आती है और फिर x आप जो है वो टर्म आप लिखेंगे, उसकी पावर आप n-1 कर देंगे, मतलब एक -1 कर देंगे पावर को आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, t की पावर -1 था तो -1 जो n था उसको मैंने आगे ले लिया, तो -1 और -1 में से ही -1 हम करेंगे तो -2 हो गया, तो इसलिए मेरे पास t की पावर -2 हो गया और t की पावर -2 को मैं क्या लिखूंगा, जब नीचे लिखूंगा तो t की पावर +2 हो जाएगा, डेरिवेटिव लेके आऊंगा और यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। अकॉर्डिंग टू फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, भैया फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद ए फोटोन, एक फोटोन से एसोसिएट होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज do not or does not change as it collides with an electron in vacuum। ये कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि चेंज नहीं होंगी जब वो कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ वैक्यूम में, फ्री स्पेस में। पहला ऑप्शन है एनर्जी एंड मोमेंटम, दूसरा स्पीड एंड मोमेंटम, तीसरा स्पीड ओनली और चौथा है एनर्जी ओनली। अब यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्पीड ओनली। अब ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे और इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आज के वीडियो में आपको दे रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। So let's see how to solve this question now। जो क्वेश्चन में बात की है पहले उसको हम लिख लेते हैं और इसका हम जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसको समझ लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास 4 ऑप्शंस थे उनको एनालाइज करते हैं, दिशा में दे रखी है कि भैया कोलिजन हो रहा है किसके साथ, वो उसको समझते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा उसको लिखते हैं और देखते हैं कि भैया क्या आएगा आंसर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है भैया अकॉर्डिंग टू फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। भैया इसके अकॉर्डिंग में हमें देखना है भैया फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग में। अब ये कहती क्या है उसको तो देख लें भैया। ये इसके अकॉर्डिंग क्या है भैया, फोटोन इज ए डिस्क्रीट यूनिट या फिर आप इसको कहते हैं भैया क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी। मतलब क्या भैया एक पार्टिकल है, एक डिस्क्रीट पार्टिकल है लाइट एनर्जी का। ठीक है, ये तो बस पहला पॉइंट कहता है भैया ये थ्योरी जो है। दूसरा पॉइंट क्या कहती है, दूसरा पॉइंट कहती है भैया दे मतलब कौन, ये फोटोन्स, फोटोन्स बहुत सारे फोटोन्स है ना, दे आर ऑलवेज इन मोशन। ये हमेशा ही भैया मोशन में रहते हैं क्योंकि इनमें एनर्जी रहती है, तो ये हमेशा ही मोशन में रहते हैं। एंड ये वैक्यूम में क्या भैया क्या होता है इनमें वैक्यूम में, वैक्यूम दे हैव ए कांस्टेंट स्पीड। ये वैक्यूम में कोई चीज है नहीं तो कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी क्योंकि उनका कोई ऑब्स्टेकल बन ही नहीं रहा ना, तो ये कांस्टेंट स्पीड अटेन कर लेते हैं। वो होती है बस c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्योंकि कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं वैक्यूम में, तो वहां पर इसकी जो स्पीड होती है वो इतनी ही होती है और कांस्टेंट स्पीड ही रहती है। ठीक है, और ये बात आपको बताना चाहिए कि ऑलवेज मोशन में ही रहते हैं क्योंकि इनमें एनर्जी रहती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमसे जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको देखते हैं। हमसे बोला गया है ये फोटोन है और यहाँ पर बैठा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन और ये पूरा जो सिस्टम है ये पूरा है वैक्यूम भैया, वैक्यूम है। ठीक है, अब ये फोटोन है, इसमें भैया आया और डिस्टर्ब मार दिया इलेक्ट्रॉन में। अब इसमें डिस्टर्ब मारा तो भैया लड़ाई होगी, कोलिजन होगा, बिल्कुल होगा। अब कोलिजन में 3 केसेस हो सकती हैं। ये फोटोन एक पार्टिकल है ना जिसका कि पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है, इसमें कोई चार्ज ही ना हो। तीनों चीजें पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है भैया। तो अगर मेरे पास क्या है तो फोटोन है ना, अगर वो प्रोटॉन की जैसे प्लस में चार्ज हो गया, प्लस p हो गया, मेरे पास प्रोटॉन बन के आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आया तो भैया क्या हो जाएंगे, ये मेरे पास कोलिजन के बाद क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। चिपक जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ इसको एब्जॉर्ब हो जाएंगे एक दूसरे में। ठीक है,
दूसरी बात, अगर ये प्रोटॉन जो है मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन बन गया, इलेक्ट्रॉन की चार्ज वाला साइड लेके आ गया, इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है उतना ही साइड लेके आ गया, तो क्या होगा, ये रिपेल करेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पहले दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया है तो रिपेल करेंगे। इस तरह से होता है कि न्यूट्रल बन के आ जाए, मतलब कोई चार्ज ना हो इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर कुछ अदर वाला केस बनेगा, यानी कि ना तो ये प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होगा ना ही प्रॉपर्ली रिपेल होगा, कुछ ना कुछ इसमें फ्रिक्शन होगा, तो कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होंगे। हो सकता है इसमें कुछ हो ही ना, क्योंकि आपको पता है चार्ज ही नहीं होगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो फर्क अगर पड़ेगा इसमें टकराने के बाद तो क्या होगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इस प्रोटॉन की जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट ही रह जाएगी, क्योंकि इसमें कोई नीचे पकड़ा नहीं कुछ हो रहा। अब ये तीनों चीजें होने के बाद आपको पता होनी चाहिए ये बात, ये तीनों चीजें होंगी, कोई सा भी केस हो सकता है, ये तीनों चीजें होंगी, लेकिन एक बात यहाँ पर कांस्टेंट होगी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद भैया एक चीज यहाँ पर कांस्टेंट होगी, वो क्या है भैया, एनर्जी और मोमेंटम तो यहाँ पे भैया चेंज होंगे, क्यों होंगे वो बताता हूँ, एंड जो स्पीड होगी वो सेम रहेगी। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, ये देखते हैं। देखिए सिंपल समझिए, सबसे पहले तो कोलिजन हुआ, अब मैं मान के चल रहा हूं प्रोटॉन आ गया भैया, प्रोटॉन है, प्रोटॉन जगह पे प्रोटॉन वाला सिस्टम लेके चल रहा है, जो प्रोटॉन है ना वो प्रोटॉन वाला चार्ज है, उस पे मास है। अब वो जाके इलेक्ट्रॉन से टकराया वैक्यूम में, तो वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो क्या होगा, एनर्जी और मोमेंटम में चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी ना वो यहाँ पर आए तो इसमें कुछ हीट एनर्जी में लॉस होगी, बिल्कुल होगी, और इसका मोमेंटम भी चेंज होगा, क्यों होगा, देखिए मोमेंटम बस क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर स्पीड कांस्टेंट भी रहती है लेकिन मास तो चेंज होगा ना, यहाँ से लेकर ये प्रोटॉन है मेरे पास, अगर प्रोटॉन लेके चलना है इसको, तो प्रोटॉन इसमें टकराएगा, तो ये जब टकराएगा तो भैया कुछ तो इसमें मास टूटेगा, जो मास टूटेगा तो वो मास में चेंज होगा भैया, तो मास में चेंज होगा तो मोमेंटम में चेंज होगा। लेकिन अगर स्पीड की बात हम कर ले तो स्पीड में क्या होगा, देखिए इसमें टकराया, थोड़ी देर मास में जो चेंज हुआ वो हुआ, लेकिन वैक्यूम में तो कोई आगे ऑब्स्टेकल है नहीं, तो ये दोनों ही अगर प्रोटॉन हुआ तो चिपक जाएंगे, दोनों चिपक जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे एक दूसरे में, और ये दोनों ही इकट्ठे होकर आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और सेम स्पीड रहेगी, कौन सी, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर ऐसा होकर रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन है वहां पर, तब क्या होगा, देखिए एनर्जी तो फिर भी चेंज होगी, क्योंकि पास आएगा तो टकराएगा तो एनर्जी में फर्क पड़ेगा और मोमेंटम में फर्क पड़ेगा, क्योंकि मास में चेंज होगा, लेकिन स्पीड फिर भी सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा और ये जो फोटोन जो कि इलेक्ट्रॉन बन के आ गया है तो वो अपनी स्पीड से वो आगे चलता ही रहेगा, तो दोनों आपस में रिपेल करेंगे, लेकिन अपनी जो कांस्टेंट स्पीड होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ही चलेंगी, और ऐसे न्यूटन के केस में हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन में कैसे होगा, एनर्जी और मोमेंटम में चेंज होगा क्योंकि मास का फर्क पड़ेगा। एनर्जी में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी बात, मोमेंटम में होगा तो मास की वजह से होगा, लेकिन स्पीड में चेंज क्यों नहीं होगा, स्पीड में इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इसमें टकराएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये अपनी स्पीड से जो है फोटोन है अपनी स्पीड से आगे चलता ही चला जाएगा, इससे कोई भी नहीं चलेगा, अगर नहीं जाएगा नहीं तो अलग से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है ना कोई रिपल्शन है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इतना समझ आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर नहीं आ रहा ना तो सिंपल एक बात ध्यान रखिए, ये वाला सेकंड पॉइंट इसमें ध्यान रखिए क्या है, ए आर ऑलवेज इन मोशन एंड इन वैक्यूम दे हैव अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड में ध्यान रखना है, वैक्यूम में कांस्टेंट स्पीड होगी, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये कोलिजन हो रहा है ना, तो ये आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, वो भी तो भैया एक क्या होती है, अगर वो वैक्यूम में उनको डाल दे तो वो भी एक पर्टिकुलर स्पीड से, एक फिक्स स्पीड से क्या होते हैं भैया, वो भी मूव करते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें चार्ज है, प्रोटॉन होता है इस जगह पे तो भी चार्ज है उसमें होता है कुछ, तो वो भी फिक्स स्पीड से अपना चलती रहती है, और वो स्पीड यही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसीलिए जो इनकी स्पीड होगी वो सेम रहेगी, लेकिन एनर्जी और मोमेंटम में चेंज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या हो गया, स्पीड ओनली वाला ऑप्शन हो गया। स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी U = ½ m⍵²r², where omega is constant and r is the distance of the particle from origin. Assuming Bohr's quantization of momentum and circular orbit, radius of nth orbit will be proportional to। क्वेश्चन नंबर JEE 2023 का है, ऑप्शन हमारे पास है 1/n, n √n और n², यहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिखाई दे रहा होगा √n, ये कैलकुलेशन आया कैसे, और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं इस वीडियो में आपको दे रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं है और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो हमसे पूछा गया उसको भी लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बस देख के रखा भैया, सबसे पहले हमसे बोला गया भैया एक स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है, इसके लिए कुछ डेटा दे रखा है, इसका जो मास है वो m है और इसके लिए बस क्या है, u दे रखा है ½ m ω²r², और यहाँ पर जो ओमेगा है ना, ओमेगा हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है कोई भी, और जो r है ना वो r क्या है, डिस्टेंस है इस पार्टिकल की, किससे भैया, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इसके डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब हमसे एक और बात बोलनी गई भैया, एज्यूम कर लो तुम इस बात को, क्या भैया क्या एज्यूम करना है, और इसका जो क्वांटाइजेशन था ना मोमेंटम का उसको भी आप यहाँ पे एज्यूम कर लो और उसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, मोमेंटम एंड सर्कुलर ऑर्बिट, जो सर्कुलर ऑर्बिट का था ना उसको भी आप यहाँ पे एज्यूम करो, मतलब कि जो बॉर बाबा ने जो एज्यूम्पशन माने थे उन सबको आप मानो और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, आंसर ला दो। ठीक है, ये सब हमें एज्यूम करना है। हमसे पूछा क्या गया है, द रेडियस हमसे पूछी गई है भैया, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट है ना, विल बी प्रोपोर्शनल। ये कैसे प्रोपोर्शनल होगा वो हमें बता दो, जो रेडियस होगी nth ऑर्बिट की वो प्रोपोर्शनल होगी, इस पे होगी और कैसे होगी, चार ऑप्शंस पे आपने देखा था n पे, तो n पे हमें देख रहा है बस सिंपल। ठीक है, और वो कैसे होगी वो हमें बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमसे एजम्पशन का है ना बोर क्वांटाइजेशन मोमेंटम, इसी को पहले पकड़ लेते हैं भैया। अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम आप इसको कह सकते हैं, और स्पेशल एंड सर्कुलर ऑर्बिट, सेम लाइन लिख दी भैया, कुछ नहीं किया हम अभी तक तो। ठीक है, पहली बार आपको ये बात पता होनी चाहिए कि mvr = nh/2π,
ये होता है मेरे पास एम मेरे पास क्या है भैया, एंगुलर मोमेंटम, और ये बस क्या है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होता है, या बस बोर बाबा कहते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, वैसे तो आपको पता होगी, लिख के फिर मैंने लिख दी है जिससे कि आपको ये समझ आए, ठीक है। अब एक और बात आपको पता चाहिए, एंड वेलोसिटी आपको पता होगी r ओमेगा होती है, सर्कुलर केस होता है उसके लिए, तो यहाँ पर हमने सर्कुलर ऑर्बिट वाला केस भी यूज कर लिया। तो यही दो चीजें हमें चाहिए, हमने कुछ भी चाहिए यहाँ पर हम डाल देते, तो ये हो जाएगा मेरे पास m वेलोसिटी की जगह r ओमेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास r इंटू में ओमेगा इंटू में r, और इधर हो जाएगा NH/2, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। तो ये बस कितना हो गया m ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू NH/2। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, अभी तक कोई डाउट नहीं चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या देखना था, हमें रेडियस देखनी थी, तो रेडियस ये है मेरे पास, और ये है तो r n लिख दो, बस सिंपल है, n लिख देना नीचे, वेलोसिटी देख रही है तो वेलोसिटी नीचे n लिख दो बस, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आ रहा है, तो हमें क्या देखना, रेडियस, तो रेडियस को इस साइड रखते हैं और सबको इधर भेज देते हैं, NH/2 पाई m ओमेगा, ये सब हो गया। अगर हम बात करें तो देखिए h और बस कांस्टेंट होता है प्लैंक बाबा का, 2 पाई कांस्टेंट है, मास ये बार फिक्स हो गया, एक पार्टिकल का मास हमारे पास फिक्स हो जाता है अगर उसको यूज करनी है। ओमेगा हमें बस क्वेश्चन में ही कांस्टेंट दे रखा है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो ये भैया सब चीजें कांस्टेंट हो ही गई, तो बचा क्या n, तो इसका हम कह सकते हैं क्या कि जो r स्क्वायर है ना, वो भैया प्रोपोर्शनल कह सकते हैं सीधे सीधे n की, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी देख रहे हैं, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, अब ये मेरे पास स्क्वायर है, हमें देखना था सिंपल r पे, तो r मेरे पास क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ n के, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। स्मॉल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एब्जॉर्ब्स ए लाइट पल्स ऑफ पावर 20 वॉट एंड ड्यूरेशन 300 नैनोसेकंड्स, assuming speed of light as 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, the momentum of the object becomes equal to, क्वेश्चन नंबर जेईई में 2023 का है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 2 × 10⁻17 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है और जो हमसे बोला गया है सबको पहले लिख लेते हैं, और जो हमसे पूछा गया उसको भी लिख लेते हैं, और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस देखिए रखा है भैया, हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, ये बस छोटा सा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें भैया एक लाइट पल्स आ रही है, क्या है ये, हमारे पास लाइट पल्स है हमारे पास, ठीक है। ये जो पावर है ना, ये जो यहाँ से लाइट पल्स आ रही है, इसकी जो पावर है वो हमारे पास कितनी दे रखी है, इसकी पावर हमारे पास दे रखी है भैया 20 मिली वॉट, ठीक है। ये बस क्वेश्चन में दे रखी है। ये पार्टिकल था, ये इनिशियली क्या था भैया, रेस्ट पे था, इसकी यू थी यहाँ पर 0 इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या हुआ, जब ये लाइट पल्स इस पे पड़ी ऑब्जेक्ट पे, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा भैया, इससे कुछ क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो कभी जब कोई एनर्जी पड़ती है तो कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलती है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है। ये बस क्या है भैया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, ये निकले भैया m2 है, ठीक है भैया, यहाँ तो समझ आ रहा है। टाइम की मैंने वापस दे रखी है कितनी है, 300 नैनोसेकंड्स, एंड हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये जो टाइम है ना, ये इतने टाइम के लिए जो है लाइट पल्स इस ऑब्जेक्ट पे आई थी, मतलब जो 20 मिली वॉट की जो पावर थी वो क्या है, इस ऑब्जेक्ट पे इतने टाइम के लिए पड़ी थी, उसके बाद नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसने टाइम में क्या है, बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे निकल गए, याद है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है देन, ये सब हमारे पास कंडीशन दे रखी है, देन द मोमेंटम, भैया मोमेंटम बता दो किसका, ऑब्जेक्ट का, बिकम्स इक्वल टू, भैया किसके इक्वल होगा ये हमें बता दो, बस सिंपल सी बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इंसिडेंट ये जो वेव थी, जो वेव से पड़ रही है, जो भी लाइट है वो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, तो इसके पहले एनर्जी निकाली, तो पावर हमें दे रखी है और कुछ टाइम दे रखा था, इतने टाइम के लिए पड़ रही है इस ऑब्जेक्ट पे, तो मतलब पावर इंटू टाइम में एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा भैया, एनर्जी इंसिडेंट, जो भी इंसिडेंट वेव थी उसकी हम एनर्जी निकाल लेते हैं पहले, तो मेरे पास पावर इंटू में टाइम, क्योंकि ड्यूरेशन टाइम के लिए थी, 20 × 10⁻³ वॉट हो जाएगा। इस वॉट को हम लिख सकते हैं क्या, जूल पर सेकंड्स, यूनिट्स लेके चला साथ में, इंटू में 300 इंटू में 10⁻⁹ सेकंड्स, क्यों, क्योंकि नैनो क्या होता है, n है ना, n का होता है नैनो, और 1 नैनोमीटर हमारे पास होते हैं 10⁻⁹ मीटर, तो 1 नैनो सेकंड क्या हो जाएगी 10⁻⁹ नैनो का मतलब समझ लेना 10⁻⁹ बस, ठीक है। तो सेकंड से सेकंड यूनिट करके बचा क्या, जूल, तो एनर्जी मेरे पास यहाँ पे आ गई जूल में, तो मेरे पास ई कितनी आ गया, ई मेरे पास यहाँ से आ गया भैया 6 × 10⁻⁹ जूल्स, ये बस क्या है, एनर्जी इंसिडेंट वेव की आ चुकी है, ठीक है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ फोटोस अगर आपको निकालनी है तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, क्या भैया, E = NhC/λ, ये तो पता है, ये n क्या है, ये n ही तो हमें निकालना है, ये क्या भैया, नंबर ऑफ फोटोन्स कह लो, कुछ भी कह लो, कोई भी पार्टिकल कह लो, ठीक है, ये हमें निकालना है, तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पर भैया, ठीक है। अब एनर्जी इंसिडेंट बस इतनी है, तो इसको पहले पुट कर देते हैं, तो 6 × 10⁻⁹ इधर हो जाएगा मेरे पास n hc/λ, ठीक है, लैम्डा लिख देते हैं, इधर समझ आ गया। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे मोमेंटम पूछा गया है, तो मोमेंटम निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, यहाँ तक हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है, अगर मैं इसको सिंपलीफाई कर लूं तो n की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो n को इधर कर लेते हैं, तो 6 × 10⁻⁹ लैम्डा अपॉन में क्या हो गया, hc हो गया, इतना समझ आ गया। अब यहाँ तक हमने निकाल लिया, अब हमें तो निकालना था क्या, मोमेंटम, मोमेंटम हमें निकालना है, हमने n अभी निकाला है, तो क्या पता है, हमें पता है लैम्डा = h/mv, ये कैसे आ गया, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो जो लैम्डा होता है, वेवलेंथ होती है ना, वो h/p होती है, मतलब कि जो भी प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन में क्या, मोमेंटम, तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। ये रिलेशन आपको पता है तो आप इसको आराम से आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए h/mv ये है ना, तो h/mv अगर हम देखें यहाँ से, ये तो बस क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोस हमने निकाल लेते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमें मोमेंटम पूछा गया पूरे ऑब्जेक्ट का। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इससे बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने थे, पूरा ऑब्जेक्ट कलेक्टिवली होगा ना, इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स सबको हम कलेक्टिवली लेके चलेंगे, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें जो एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो यूज 0 थी, तो जो भी होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकली है उसी की वजह से इसमें मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया भैया, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, पहली बात, अब इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना होगा, मोमेंटम। तो हमें क्या पता है भैया, हमें भी एक बात पता है कि जो मोमेंटम होता है ना एक इलेक्ट्रॉन का या फिर एक फोटोन का, मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन, एक किसी फोटोन का अगर आप मोमेंटम देख लें
इज एच अपॉन लेमडा। ये होता है, ये कहाँ से आ गया, ये इस रिलेशन से लगाया मैंने, क्योंकि पी आई है बस बी को लेकर एच अपॉन लेमडा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कितने हैं, हमारे पास भी है पूरे मोमेंटम ऑफ कितने एन फोटॉन्स है ना, मोमेंटम ऑफ एन फोटॉन। मैं फोटॉन्स का हूँ, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का हूँ, सब चीज सेम है। ठीक है, मतलब कि है तो पार्टिकल ही ना, तो उस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं। ये बस क्या हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं एन फोटॉन्स और ऑब्जेक्ट, पूरा जो ऑब्जेक्ट है जो कि जो इनिशियली रेस्ट में था, तो फाइनली जो भी मोमेंटम आएगा तो ये फोटॉन्स की वजह से ही आएगा और कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम क्या करेंगे, एन इंटू में एच बाई लेमडा हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते, तो एन की वैल्यू कितनी थी 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 लेमडा अपॉन में एच सी इंटू में एच अपॉन लेमडा, तो एच लेमडा से लेमडा गया, एच से एच गया, सी बच गया यहाँ पर, और सी की वैल्यू पास क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, इसको यहाँ से हम सॉल्व करते तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 अपॉन में 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये था बस, ये ऊपर क्या था जूल था और नीचे क्या था मीटर पर सेकंड था। ठीक है, यूनिट तो हमने ऊपर से देख रहे थे। ठीक है, तो मैं अब यूनिट यहाँ पे लिख दी है क्योंकि हमें फाइनल से निकालना है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 17 किलोग्राम मीटर per second, ये बस इसका आंसर आ चुका है। A radioactive sample consists of two distinct species having equal number of atoms initially. The mean life of one species is tau and that of the other is 5 tau. The decay products in both cases are stable. A plot is made of the total number of radioactive nuclei n as a function of time t. Which of the following figure best represents the form of this plot? अब चार ऑप्शन है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। अब ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। इस वीडियो में आपको दे रखी है, तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है और जो हमसे पूछा गया है सबको पहले लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बस दिख रखा है हमारे पास, इनके बारे में बस कुछ वैल्यूज दे रखी है, कुछ बातें बता रखी है, तो ए यहाँ पे लिख देते हैं और बी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, पहली बात है हमारे पास इनकी मीन लाइफ हमें इनकी दे रखी है, वो है इसके लिए यहाँ पास दे रखी है टाउ ए के लिए और बी के लिए 5 टाउ। ठीक है, और इनके बाद अब बस इसके डिके प्रोडक्ट्स, जो इनके डिके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ए और बी एलिमेंट्स के, ए का जो है वो भी स्टेबल है और जो बी का है वो भी स्टेबल है। ठीक है, ये हमारे पास बात दे रखी है डिके प्रोडक्ट्स के बारे में। और नंबर ऑफ एटम्स, ये जो नंबर ऑफ एटम्स बन रहे हैं दोनों एलिमेंट्स के डिके होने पर, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के, वो दोनों ही बराबर है, मतलब कि दोनों को मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, ये बस क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या पूछा गया है, देन भैया हमें बता दो, क्या एक प्लॉट बना दो, टोटल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई एन एज फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये हमें प्लॉट बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या पता है, वी नो, ये हमें एक बात पता है, क्या एन ए रेडियो एक्टिव सैंपल, एक रेडियो एक्टिव सैंपल इसमें कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वो डीके होता है, डीके साइमल्टेनियसली विद डिफरेंट प्रोसेसेस। तब हम क्या करते हैं भैया, तब आपको पता होना चाहिए कि देन जो इफेक्टिव डीके कांस्टेंट होगा, इफेक्टिव डीके कांस्टेंट वो होगा मेरे पास लैम्डा इफेक्टिव, ये हो जाएगा मेरे पास लैम्डा 1 प्लस में लैम्डा 2, लैम्डा इफेक्टिव हो जाएगा मेरे पास लैम्डा 1 प्लस में लैम्डा 2। और लैम्डा है क्या यहाँ पर, लैम्डा है हमारे पास यहाँ पर डीके कांस्टेंट। ठीक है, एक तो बात आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे जरूर से याद कर लेना कि भैया अगर रेडियोएक्टिव सैंपल इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को डिके हो रहा है तो वहां पर लैम्डा इफेक्टिव मेरे पास क्या हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका लैम्डा वहां आप ऐड कर लेंगे तो वो लैम्डा डिके कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आपको एक बात बताना चाहिए, बाय लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी ये क्या बोलता है, ये बोलता है n इज इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस के लैम्डा टी। ये रिलेशन और आपको पता होना चाहिए। दो बातें अगर आपको पता है तो आपके लिए क्वेश्चन करना बड़ा ही आसान है। ठीक है, यहाँ पर ये n क्या है, n है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, और n नॉट क्या है, इनिशियल, ये स्टार्टिंग में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, स्टार्टिंग की जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थी जब डिके होना शुरू हुआ था तब की जो है वो हमारे पास क्या होती है, जब डिके स्टार्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे हमारे पास जो है जितनी भी न्यूक्लियाई थी वो हमारे पास n नॉट है। अब हमारे पास डिके हो गया कुछ टाइम पे तो वहां पर हमारे पास किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम देख रहे हैं तो वो n हो गया टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, ये बच्चे कितने हैं डिकेड। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूं, देखिए अगर आप नोटिस करेंगे चीज को, मैं n जो कैपिटल n इसको मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी में लिखूं तो ये बात हो जाएगा e टू द पावर माइनस के लैम्डा टी, n नॉट को हटा दिया क्योंकि वो फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैं लैम्डा को भी हटा देता हूं, मुझे टी के साथ रिलेशन चाहिए तो n डायरेक्ट हो जाएगा e टू द पावर माइनस के टी। ठीक है, साइन पर हटाएंगे आप, आपको जो एलिमेंट नहीं चाहिए उसको हटाना है बस, और सब आपको सेम रखना है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं, देखिए माइनस टी है ना, तो मतलब क्या हो गया, n डायरेक्ट हो गया 1 अपॉन e टू द पावर टी। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं n को क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो ये जो मेरे पास e टू द पावर टी इसको घटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भैया एक दूसरे की क्या है, ये अपोजिट है, मतलब एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, एक कम होगा तो एक बढ़ेगा, ये होगा यहाँ पर फंडा, क्योंकि एक दूसरे की क्या है, इनवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आता ना कभी भी ऐसा, तो आप क्या करिए, आप आराम से रिलेशन आ गया प्रोपोर्शनलिटी का, तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, s आपको n को बढ़ा देना है। n आप बढ़ाएंगे तो अगर आप देखेंगे n को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये ओवरऑल जो है एलिमेंट ये क्या होना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए। अब ये बढ़ेगा कब, जब ये नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर कम होगा, ये तो तभी तो पॉसिबिलिटी है तब ये पूरा एलिमेंट बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि n की वैल्यू कुछ बढ़ेगी तो ये पूरा भी बढ़ेगा इधर साइड, लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू कम होनी चाहिए तभी तो ये पूरा बढ़ेगा, नहीं तो फिक्स हो जाएगी। अगर नीचे वाला ज्यादा हो गया तो ये ओवरऑल जो वैल्यू ज्यादा कम हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में है, इसलिए अगर मेरे पास n बढ़ रहा है तो यहाँ से बस e टू द पावर जो t है ना वो कम होगा।
ठीक है, फॉर श्योर। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये बस कम हो रहा है e⁻t। तो देखिए अगर आप t की वैल्यू को बढ़ाएंगे, t की अगर आपको क्या है, t की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं, t की वैल्यू 1 रखेंगे तो t की पावर 1 होगा ही होगा, और t की वैल्यू 2 कर देंगे तो e² जाएगा, तो नीचे का वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, जो t भी है ना उसको भी कम होना पड़ेगा। तो इंप्लाई जैसे क्या हो रहा है, t शुड बी मिनिमम। जब n बढ़ेगा तो e⁻t कम होगा, और e⁻t कम होगा तो वहाँ पर t पावर में तो पावर को भी कम होना पड़ेगा, तो इसलिए t कम होगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट में देख सकता हूँ कि n बढ़ेगा तो t को कम होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये रिलेशन बस कौन सा आता है, इसको हम कर्व बनाए तो इसका तो कर्व बनेगा। यहाँ पर देखिए ये बस t है और ये n है। देखिए सबसे ज्यादा जब n की वैल्यू सबसे ज्यादा थी तो जब टाइम देखेंगे तो बिल्कुल 0 था, लेकिन जैसे n कम होता चला गया तो टाइम ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया और लास्ट में आके कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे हो गया। तो ये बस कर्व बन गया और ये टाउ बीच में हो गया। ठीक है, ये टाउ मीन टाइम हो गया कहीं पे भी। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। आपको समझ आ गया होगा, ये बस हो गया भैया हाइपरबोलिक कर्व। कौन सा, हाइपरबोलिक कर्व। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये कौन सा बड़ा, क्या कम हुआ क्या नहीं हुआ, तो सिंपल देखिए, जब भी आपके पास ऐसा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन तो आपको हाइपरबोलिक कर्व बना देना है। अब यहाँ पर जो t है, t के बाद मैंने आपको बता दी कि e⁻t को अगर कम होना है तो t है ना, t की मतलब क्या है, इसकी पावर है, तो पावर को भी कम होना पड़ेगा। अगर e⁻t अगर मेरे पास t की वैल्यू 1 है एक टाइम पे और एक टाइम पे 2 है, तो कौन सी ज्यादा होगी वैल्यू, सीधी बात e² हो जाएगी। इसलिए हमें क्या है, t को भी कम करना पड़ेगा, मतलब t की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तभी e⁻t की वैल्यू मिनिमम होगी और जब n की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये बस पूरा फंडा होगा। A radio transmitter radiates 1 kilowatt power at a wavelength 198.6 meter. How many photons does it emit per second? ध्यान रखना पर सेकंड की बात कर रहे हैं। ऑप्शन हमारे पास है 10 to the power 10, 10 to the power 20, 10 to the power 30 और 10 to the power 40। और यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 10 to the power 30। ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं किस वीडियो बनाकर देरी किए। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। फ्रेंड्स, अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं और जो हमसे पूछा गया है उसको भी लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बस देखिए रखा है भैया, हमारे पास बात की गई है कि रेडियो ट्रांसमीटर की, क्या भैया इसकी बात की गई है। ठीक है, देखते हैं ये क्या बात की गई है। रेडियो ट्रांसमीटर के लिए हमारे पास कुछ बातें दे रखी है। पहली जो इसका पॉइंट है वो है भैया, ये रेडिएट करता है 1 किलोवाट की तो पावर रेडिएट करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है भैया, इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ भैया जो रेडिएट करता है ना, उसकी जो वेवलेंथ है ना वो कितनी है, जो भी वेव निकलती है इससे वो होती है 198.6 मीटर। और इसके लिए हमसे क्या पूछा गया है, वो हमसे पूछा गया है थर्ड पॉइंट में, फोटोन बता दो भैया इससे कितने फोटोन्स निकल रहे हैं, और वो भी भैया पर सेकंड बताना, एक सेकंड में कितने निकल रहे वो बताना, हमें होल नहीं चाहिए, हमें पर सेकंड बताओ। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको P, तो पावर है ना, तो ये 1000 वाट हो गया, 1 किलोवाट था ना 1000 वाट हो गया। ठीक है, दूसरी बात लैम्डा हमारे पास दे रखा है भैया 198.6 मीटर्स। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है एन नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। ध्यान रखना पर सेकंड बात कर रहे हैं, ये हमें बता दो, ये हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, हमें बता दो। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए, वी नो भैया, सिंपल बात है लेकिन पता होनी जरूरी है। क्या भैया, पावर। पावर क्या होता है भैया, पावर का फॉर्मूला तो बच्चे को याद होता है, आपको भी याद होगा। तो क्या है भैया, वर्क डन यूनिट में टाइम, या फिर वर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं एनर्जी से, क्योंकि अगर एनर्जी है तो एनर्जी हम यहाँ डाल सकते हैं, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी लॉस या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब मेरे पास क्या हो गया, पावर को मैं पी से लिख रहा हूँ, एनर्जी को ई से लिख रहा हूँ और टाइम को टी से लिख रहा हूँ। ये हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि वर्क हमारे पास है नहीं, लेकिन पावर के साथ हमारे पास एनर्जी यूज करेंगे हम यहाँ पर। ये आपको पता होना चाहिए पहली बात। अब एक और बात आपको पता होनी चाहिए भैया, वो क्या है, फॉर फोटोन्स। ये फोटोन्स के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो क्या चीज है भैया, एनर्जी फोटोन्स की क्या होती है, NhC/λ। और जो ये n है ना, ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स ओनली। ऑन मतलब क्यों, क्योंकि हमें पर सेकंड देखना था, लेकिन ये नंबर ऑफ फोटोन्स बताता है सिर्फ, हमें ये नहीं बताता कितने सेकंड में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, छोटा सा रिलेशन और आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, इसको भी यहाँ ब्रैकेट में डाल देता हूँ। अब हमसे जो पूछा गया है उसको निकालते हैं। हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ फोटोस पर सेकंड ना, तो उसको डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर, पावर हमारे पास कितनी दे रखी है, पावर है मेरे पास 1000 वाट। ठीक है, वॉट यूनिट आप लिख के चलना। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन ना रहे। एनर्जी मेरे पास क्या है, ये रही NhC अपॉन में लैम्डा, और अपॉन में टी है तो लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा टी। ठीक है, समझ आ गया इतना। यहाँ पर जो हमारे पास टी होगा वो टी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर टी होगा मेरे पास 1 सेकंड। क्यों, क्योंकि हमें पर सेकंड देख रहा था, इसलिए मैंने टी को 1 सेकंड कर दिया। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब 1000 वाट को हम ऐसे दे सकते हैं इधर 1000 वाट। ठीक है, अब H की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, H की वैल्यू मेरे पास होती है 6.6 इंटू में 10 to the power माइनस के 34 जूल सेकंड। यहाँ पर मैं ये पुट कर रहा हूँ 6.6। ठीक है, छोटी हम ले रहे हैं, डेसिमल ले रहे हैं, इंटू में C मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ये हम यहाँ पर पुट किया और ये बस ये है। ठीक है, अपॉन में बस क्या है, लैम्डा। अब लैम्डा बस क्वेश्चन में क्या बनता है, वो कितना था 198.6 मीटर। सीरीट आप लिख के चलना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको लास्ट तक भी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो मैंने वैल्यू यहाँ पर डाली। तो H की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर यूज किया मैंने 6.6 इंटू में 10 to the power माइनस में 34 जूल सेकंड, और मैंने यहाँ पर यूज किया है 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। और आपको एक बात बताना चाहिए कि 1 वॉट मेरे पास कितने के बराबर होता है, 1 वॉट होता है मेरे पास 1 जूल पर सेकंड। ये रिलेशन आपको बताना चाहिए, इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जिससे कि हमें यूनिट में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की है और ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो समझ आ गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वॉट को जूल पर सेकंड में रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये 1000 जूल पर सेकंड हो गया इज इक्वल टू n इंटू में 6.6 इंटू में 10 to the power माइनस में 34 इंटू में 3 इंटू में 10 to the power 8, और यूनिट्स को इधर कर लेते हैं, तो ये जूल सेकंड मीटर
पर सेकंड को मैं अपॉन में लिख रहा हूँ, तो सेकंड से सेकंड कट गया, ठीक है। और जूल, यहाँ पर जूल है और यहाँ पर भी जूल है, तो ये जूल से जूल कट गया। समझ आ गया, क्योंकि ये आपस में अलग अलग है ना, LHS और RHS में, तो यूनिट को काट सकते हैं इस तरह से। तो ये मेरे पास क्या क्या पर सेकंड बचा है, यहाँ पर मेरे पास मीटर बचा है, ठीक है। और अपॉन में तो मेरे पास मीटर है ना, तो मीटर को भी उड़ा देंगे यहाँ से। तो 198.6 मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर भी उड़ गया। तो मेरे पास अब क्या बचा है, 1000 पर सेकंड मेरे पास बचा है। तो अब हमें n निकालना है ना, तो हमें n निकाल लेती है और सबको इधर भेज देती है। तो n मेरे पास क्या हो गया, n मेरे पास हो गया 1000 इंटू में 198.6 सेकंड इनवर्स लिख देते हैं पर सेकंड को, ठीक है। इंटू में मेरे पास क्या होगा 6.6 इंटू में 10 टू द पावर -34 इंटू में 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इतना समझ आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया भैया, n मेरे पास कितना हो गया, देखिए 1000 यहाँ पर 10 टू द पावर 3 है, 10 टू द पावर -34 ऊपर आएगा, 10 टू द पावर 33, 34 प्लस में 3 कितना होगा 37, और ये प्लस 8 है यहाँ पर, तो -8 हो जाएगा ऊपर आके। तो यहाँ पर मेरे पास जो बचेगा 10 टू द पावर कितना बचेगा, प्लस का 29 बचेगा, इंटू में यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा ऊपर 198.6 अपॉन में क्या हो जाएगा 6.6 इंटू में 3, 6.6 ये ऑलमोस्ट 30 टाइम्स आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली के चल रहे हैं 6.6 से, और ये 3 से 10 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 टू द पावर 29 इंटू में 10 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 30 हो जाएगा। और ये मेरे पास आया पर सेकंड, और हमें यही बताना था भैया कि n नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड हमें बताना था, जो कि हमारे पास कितना आ गया 10 टू द पावर 30 आ चुकी है। देयरफॉर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 30, और यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। प्रोटोन हैज काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हिच इज इक्वल टू दैट ऑफ अ फोटोन। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज λ1 एंड that of proton is λ2. The ratio of λ1 upon λ2 is proportional to, ऑप्शन हमारे पास है e स्क्वायर, दूसरा है e टू द पावर 1/2, तीसरा e टू द पावर -1 और चौथा e टू द पावर -1/2। और यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज e टू द पावर -1/2। अब ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं इस वीडियो पर, कोई देर की है। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है और जो हमसे पूछा गया है उसको पहले लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास क्वेश्चन में बात की गई है भैया प्रोटॉन की। प्रोटॉन के लिए हमारे पास दे रखा है भैया काइनेटिक एनर्जी, जिसको कि हम ई से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये हमें दे रखी है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा ई से। और हमारे पास एक और बात की गई है, एक और पार्टिकल है, वो है हमारे पास फोटोन। फोटोन की बात की गई है। यहाँ पर जो प्रोटॉन है उसके लिए जो वेवलेंथ है वो हमने मानी है वेवलेंथ इसकी λ2, और इसके लिए जो वेवलेंथ हमने मानी है वो λ1, ठीक है। इतना आपको समझ आ रहा है। हमसे पूछा गया है देन बता दो भैया हमें क्या λ1 अपॉन में λ2, ये जो प्रोपोर्शनल, भैया प्रोपोर्शनलिटी देखनी है, ध्यान रखना प्रोपोर्शनलिटी की बात हो रही है। ये जो प्रोपोर्शनल टू ये किसके प्रोपोर्शनल होगा वो हमें बता दो, बस सिंपल सी बात बोली गई है, ठीक है। ध्यान रखना प्रोटॉन के लिए λ2 है वेवलेंथ और फोटोन के लिए λ1 है वेवलेंथ। मैं लिख भी देता हूँ इधर एरो से। प्रोटॉन और फोटोन में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है बोलने में, लेकिन वैसे बहुत डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटॉन के लिए, इसके लिए आपको एक बात बतानी चाहिए वो क्या है। और प्रोटॉन हमें क्या पता है भैया, वी नो, एक बात हमें पता है, वो क्या बात है उसको देख ले भैया। लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन √2mv। रिलेशन आपको पता होगा कि भैया जहाँ पर लैम्डा होता है मास होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है और काइनेटिक एनर्जी होती है, ये लैम्डा का रिलेशन आपको पता होगा। और लिख भी देता हूँ और जो रिलेशन होती है लैम्डा, लेकिन अभी हमें चाहिए क्या मास और काइनेटिक एनर्जी, तो हम बीच वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो नोटेशन यहाँ पर हमारे पास हो गई भैया, h मेरे पास क्या है भैया कांस्टेंट है, और m मेरे पास क्या है भैया मास है, जो भी प्रोटॉन है जो भी इलेक्ट्रॉन जिसके लिए भी हम ये लिख रहे हैं, और E मेरे पास क्या है भैया काइनेटिक एनर्जी है, जिस भी पार्टिकल को हम देख रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर Q क्या है, चार्ज है, यहाँ पर V वोल्टेज है, और यहाँ पर M और V आपको पता है, तो मैं इनको लिख नहीं रहा क्योंकि हमारे पास ये यूजेस नहीं है इनके, मेन यूजेज स्टमक वाला है। अब ये हमने प्रोटॉन के लिए लिख लिया, अब हमें फोटोन के लिए भी देखना होगा। तो फोटोन के लिए हमारे पास क्या होगा भैया एनर्जी ऑफ फोटोन, क्योंकि क्वेश्चन में पास किसके लिए एनर्जी गिवन है प्रोटॉन के लिए, लेकिन फोटोन के लिए नहीं गिवन है, तो उसको भी हमें देखना होगा। तो ये लिखेंगे ये फोटोन, हम इस तरह से लिखने हैं। अब देखिए आपको किसी भी पार्टिकल के लिए अगर आपको उसकी एनर्जी लिखनी होती है तो वो सबसे सिंपल वाला रिलेशन होता है एनर्जी, वो होता है h c अपॉन में लैम्डा। अब लैम्डा किसका है भाई फोटोन का, तो फोटोन का हम यहाँ पे लैम्डा लिखेंगे, ठीक है। समझ आ गया, ये रिलेशन आपको पता होगा, E इक्वल्स टू h c बाई लैम्डा होता है, तो वही मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, मैं लिख भी देता हूँ E इक्वल्स टू h c बाई लैम्डा, ये हमने यहाँ पर यूज किया है। अब हमसे जो पूछा गया है उसको देख लेते हैं। देखिए लैम्डा जो फोटोन के लिए था उसको हमने λ1 लिखा है, और लैम्डा हमने जो प्रोटॉन के लिए है उसको लिखा हमने λ2, ये आपको ध्यान रखना है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको निकाल लेते हैं। हमसे पूछा गया था भैया λ1 अपॉन में λ2, यानी कि क्या लैम्डा फोटोन अपॉन में लैम्डा प्रोटॉन, ध्यान रखना ये हमसे पूछा गया है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो लैम्डा ऑफ फोटोन के बाद जो हमने अभी एनर्जी निकाली, तो यहाँ से हम लैम्डा फोटोन निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको मैं इधर कर दूंगा एनर्जी नीचे आ जाएगी, तो ये मेरे पास हो जाएगा h c अपॉन में एनर्जी ऑफ फोटोन।
होल अपॉन क्या हो जाएगा लैम्डा प्रोटॉन। ये बस लैम्डा प्रोटॉन है क्योंकि हमने इसे लिखा और प्रोटॉन लिखा, ध्यान रखना इस बात को। तो ये बस हो गया h अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2me और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये प्रोटॉन की एनर्जी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में क्वेश्चन गिवन थी लेकिन फिर भी इसको हम लिख देते हैं E ऑफ प्रोटॉन। बाद में हम इसको देख लेंगे कि हमें बस फाइनल जो लिखना है वो क्या है। ध्यान रखना E ऑफ प्रोटॉन बस क्वेश्चन में क्या है E गिवन है, तो E हमें बाद में इसको रिप्लेस करना है, ध्यान रखना इस बात को। h से h इक्वल क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर है, ठीक है, दोनों ही न्यूमरेटर में। ये वाला फ्रैक्शन अपने आप में h इसमें न्यूमरेटर में और इसमें भी h न्यूमरेटर में, तो ये आपस में क्या हुए एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एक न्यूमरेटर में न्यूमरेटर, तो h उड़ गया। ये तो समझ आ गया। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तब इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे। देखिए C अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन, और अब ये क्या होगा, ये अब मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये 1 अपॉन की फ्रैक्शन है ना, तो बस A अपॉन B। आप अगर देखेंगे ये फ्रैक्शन को पता होना चाहिए कि आपको फ्रैक्शन अगर नहीं समझ आ रही, A अपॉन B और C अपॉन D है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं A अपॉन B जो अपोन वाली एज इट इज, और जो C अपॉन D है ना उसको आप क्या करेंगे यहाँ पर D अपॉन C आप कर देंगे बस। ये आपको इस तरह से फ्रैक्शन को लिखना आना चाहिए तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर भी मैंने यही किया, यहाँ पर ये 1 बच गया मेरे पास, h से जुड़ गया तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये बस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बस T मेरे पास क्या है ये रहा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m एनर्जी ऑफ प्रोटोन, ये सब अंडर रूट के अंदर है, ठीक है, अपॉन में 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व हम कर लें तो क्या हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2। अब ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिख रहे हैं, ठीक है, इनको नहीं लिख रहे, ये हमें समझने के लिए लिख लिया। मेरे पास क्या क्या आ रहा है भैया, C अंडर रूट ऑफ 2m इंटू में अंडर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोटोन होल अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से समझ आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात आपको मैं बताना भूल गया, क्वेश्चन में पास वो चीज गिवन थी कि जो एनर्जी है ना फोटोन की और जो प्रोटोन की वो दोनों ही बराबर है। ये मैंने आपको बताया नहीं, ये मैं भूल गया था आपको बताना, लेकिन ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में एक लाइन थी ना, फोटोन की जो एनर्जी है वो हमारे पास इक्वल है टू दैट ऑफ फोटोन, तो प्रोटोन की जो एनर्जी है ना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दैट ऑफ फोटोन था ना, ये जो लाइन थी इसका मतलब यही है कि दोनों की एनर्जी बराबर है, तो यहाँ पर हमें यही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे भैया, पहले मैं लिख देता हूँ जो हमें ऊपर गिवन था उस बात को मैं लिख लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर लिख देते हैं भैया एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी E के बराबर है भैया, यहाँ पर कह सकते हैं एनर्जी ऑफ प्रोटोन, और ये मैं बस दोनों ही मिला के E के इक्वल है, ठीक है। ये बस क्वेश्चन में गिवन था, ये मेरे को पहले बताना भूल गया, लेकिन यहाँ पर हम बस ये आगे यूसेज आएगा इसलिए मैंने इसको बता दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें क्या देखना था प्रोपोर्शनलिटी, तो प्रोपोर्शनलिटी के मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है, C कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट होगा, रूट और 2 तो कांस्टेंट है, तो ये मैं K डाल देता इसको, तो लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2 इज इक्वल टू K इनटू में ये मेरे पास क्या है यहाँ पर अभी देख लिया, ये मेरे पास हो गया अंडर रूट ऑफ E अपॉन में E, ठीक है। कैसे हो गया मेरे को बताया, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर है, हमने ऊपर लिख लिया अभी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये E है और ये अंडर रूट ऑफ E है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, तो E को मैं क्या लिख सकता हूँ, E को मैं ये नहीं लिख सकता कि अंडर रूट ऑफ E इंटू में अंडर रूट ऑफ E, 2 बार अंडर रूट ऑफ E का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास E ही मिलेगा मुझे, तो यही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा भैया, अंडर रूट ऑफ E यहाँ बचेगा मेरे पास इंटू अंडर रूट ऑफ E होगा, 2 वाले दिया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा के मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ E, और K कांस्टेंट है, हमें देखना था प्रोपोर्शनलिटी, तो लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2 ये जो प्रोपोर्शनल हो गया किसके भैया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ E के, और अंडर रूट ऑफ E को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये होगा मेरे पास E टू द पावर 1/2। अब इसको मैं अगर ऊपर लेना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, जो पावर में साइन है वो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास E टू द पावर माइनस के 1/2, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन phi naught is illuminated with light of wavelength lambda. Lambda is less than hc upon phi naught. The fastest photoelectron has a de Broglie wavelength lambda d. A change in the wavelength of the incident light by delta lambda results in change delta lambda d in delta lambda. Then the ratio delta lambda d upon delta lambda is proportional to. क्वेश्चन हमारा JEE Advanced 2017 में आया हुआ है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आपको 4th ऑप्शन करेक्ट है कि आपके पास lambda d क्यूब अपॉन lambda स्क्वायर। क्वेश्चन आया कैसे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है और जो हमसे पूछा गया उसको पहले लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस बात की जा रही है फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल की, फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल की, ठीक है। इसका बस वर्क फंक्शन दे रखा है, इसका हमारे पास क्या दे रखा है, वर्क फंक्शन, वो है हमारे पास फाइन नॉट, ठीक है। ये बस ये मेटल है, फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल ये है हमारे पास। हमने क्या किया, इसमें एक लैम्डा वेवलेंथ इस पे डाली, लैम्डा वेवलेंथ की एक वेवलेंथ इस पे डाली और यहाँ से हमारे पास क्या है, लैम्डा डी वेवलेंथ की एक बस क्या फोटोइलेक्ट्रॉन की वेव निकली, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, हमने कुछ चेंज कर दिया। अभी तो ये था जब हमने लैम्डा वेवलेंथ इस पे डाली तो लैम्डा डी का हमारे पास क्या फोटोइलेक्ट्रॉन वेवलेंथ निकल दिया, लेकिन अब हमने सेम मटेरियल था यही, इस पे हमने क्या कर दिया, हमने जो वेवलेंथ डाली ना वो डेल्टा लैम्डा कर दिया, उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ से फोटोइलेक्ट्रॉन निकली उसकी जो वेवलेंथ होगी वो होगी डेल्टा लैम्डा डी, ठीक है। ये बस क्वेश्चन में बोला गया है डेल्टा लैम्डा डी है ना, ये बस क्या है, वेवलेंथ ऑफ फास्टेस्ट फोटोइलेक्ट्रॉन है जो कैसे एमिट हो रहे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फोटोइलेक्ट्रॉन्स, उनमें से सबसे ज्यादा ये है। तो मैं लिख देता हूँ डेल्टा लैम्डा डी है क्या, ये है मेरे पास फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, ठीक है, फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है। अब हमसे पूछा क्या गया है, ये सब बस दे रखा है, हमसे पूछा गया है देन डेल्टा लैम्डा डी अपॉन डेल्टा लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू, भैया किसके प्रोपोर्शनल होगा वो हमें बता दो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए एक बात, वी नो भैया, हमें एक बात पता है क्या भैया, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, के ई से, और ये मेरे पास होती है
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस में वर्क फंक्शन दैट इज फाई नॉट। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है इज इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी हम जनरली क्या लिखते हैं वेव के फॉर्म में एच सी वाई लैम्डा, अगर हमें वेवलेंथ लेनी हो और सी हमारे पास और एच होता है। ठीक है, माइनस में फाई नॉट दैट इज वर्क फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जो बस क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको अगर हमें मोमेंटम की फॉर्म में लिखना हो तो स्क्वायर अपॉन 2m हो जाता है अगर हमें मोमेंटम की फॉर्म में लिखना हो काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसको जरूर से याद कर लेना, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको एक बात और बताना चाहिए, जो मोमेंटम है p ये बस mv के बराबर होता है, ये बस क्या होता है h अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम बस mv के बराबर होता है, h अपॉन लैम्डा के बराबर भी होता है। दोनों रिलेशन आपको बताएं तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, p स्क्वायर अपॉन 2m लिख दिया, और इज इक्वल टू में बस ये चल रहा है, इसको हम एज सकते हैं एच सी वाई लैम्डा माइनस में फाई नॉट। ठीक है, अब p की वैल्यू मेरे पास क्या है, mv हमने पुट नहीं करनी, हमें h बाई लैम्डा यूज करना है। ठीक है, h बाई लैम्डा यूज करना, उसका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। तो हम पुट करते हैं h, p की वैल्यू डालेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा इनटू में 2m आगे हम लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल हो जाएगा h सी वाई लैम्डा माइनस में फाई नॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो हमने लैम्डा लिखा है ये लैम्डा d होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी फास्टेस्ट से फोटो इलेक्ट्रॉन की है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उसके लिए हम क्या लिख रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके लिए हमने लिखा था वेवलेंथ लैम्डा d, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लैम्डा d लिखा है। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। और जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं, जो एनर्जी हम इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। ठीक है, अभी तक हम सिंपल लैम्डा डी और लैम्डा बात कर लेते हैं। अब यहाँ तक आपका रिलेशन आ चुका है, अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका रीजन आपको आगे बताऊंगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, भैया हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अभी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये क्वेश्चन हमसे क्या बोला था स्टार्टिंग में, तो ये वेवलेंथ थी, लेकिन हमने दोनों में चेंज किया। जब हमने इंसिडेंट वेवलेंथ में चेंज किया तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, उनकी वेवलेंथ भी चेंज हुई डेल्टा लैम्डा से डी से, डेल्टा लैम्डा डी से। तो वो अब जो चेंज हुआ वो डिफरेंशिएट हम करेंगे तभी हमें चेंज पता चल पाएगा। ठीक है, और तो कोई तरीका है नहीं, तो उसको हम छोटा सा चेंज हुआ, ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, तो हम डिफरेंशिएट करके चेंज को देख सकते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा बस ओवर dt, ये बस हो गया h स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा d स्क्वायर इज इक्वल टू d पर dt h c बाई लैम्डा माइनस में d ओवर dt फाई नॉट। आपको पता होना चाहिए कि भैया जो ये वर्क फंक्शन होता है किसी भी मैटर के लिए फिक्स वैल्यू होती है, तो ये तो यहीं पर 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का हम क्या करें डिफरेंशिएट करें तो 0 हो जाएगा, तो बस दो वैल्यूज ही रहेगी। अगर मैं इसको देखता हूं तो देखिए h स्क्वायर 2m, ये बस क्या भैया कांस्टेंट इसको बाहर ले लेते तो h स्क्वायर अपॉन 2m बाहर हो जाएगा, और ये बस क्या हो जाएगा d ओवर dt, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन लैम्डा d का स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट यहाँ पर भी h c हम बाहर ले लेंगे, h c बाहर हो गया d ओवर dt 1 अपॉन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा में चेंज हो रहा था ना, इसलिए हम लैम्डा को ही देखेंगे सिर्फ। तो यहाँ से पास क्या हो गया, ये हो गया h स्क्वायर अपॉन में 2m, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा चेन रूल, तो ये हो जाएगा बस d ओवर d लैम्डा d, ये हो जाएगा पास 1 अपॉन में लैम्डा d का स्क्वायर इनटू में d लैम्डा d अपॉन में dt इज इक्वल टू यहाँ पर भी ये लगाएंगे चेन रूल हो जाएगा d ओवर d लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा रहेगा यहाँ पर इनटू में d लैम्डा अपॉन में dt। ठीक है, चेन रूल आपको नहीं पता तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए इधर चेन रूल देखिए, चेन रूल डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास लेट से क्या है d x की पावर n है और आपको रेस्पेक्ट में करना है टाइम के, ठीक है, तो आप सीधे तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर x और यहाँ पर टाइम है, तो सीधे आप इसको डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना होता है, जो भी यहाँ पर ये पावर के नीचे जो भी बेस है, इस बेस को आपको लिख लेना है यहाँ पर ऐसे, और नीचे भी आपको इसी के रिस्पेक्ट में इसको कर लेना है। अब जो यहाँ पर आपने लिखा है इसको आप मल्टीप्लाई आपको कर देना है dx ओवर फिर dt। अब अगर आप देखेंगे तो इसको आप इसको कैंसिल करेंगे तो यही आपको रिलेशन मिलेगा, लेकिन आप कभी वैसे कैंसिल नहीं करेंगे, ये आपको समझाने का तरीका आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। कभी भी आप कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे करके फिर आप देख सकते हैं कौन सा कट रहा है, फिर आ रहा है वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, वही आ रहा है तो उसका हम सही लगा रहे हैं चेन रूल। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे अगर मैं इसको काटता हूं तो वो सेम रिलेशन आता है, तो इस वाला सही चेन रूल लग रहा है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये तो बस क्या हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m को एज इट इज सकते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन लैम्डा d स्क्वायर, लैम्डा d के हम रिस्पेक्ट में कर रहे हैं माइनस के 1 अपॉन लैम्डा d क्यूब। ठीक है, इनटू में ये बस क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम डेल्टा लैम्डा d। क्यों भैया डेल्टा मत क्यों लिखा, चेंज ही तो है, तो यहाँ पर d ओवर dt में कर लो, तो मैंने डेल्टा में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई घबराना नहीं है कि क्या लिख दिया, ये यहाँ पर है जो डेल्टा लैम्डा d का मतलब क्या है कि टाइम के साथ में थोड़ा सा चेंज कर दिया वैल्यू को, तो ये हमारे पास जो है ये बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा h c, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इनटू में ये भी बस क्या हो जाएगा डेल्टा लैम्डा हो जाएगा। अगर आपको ये डिफरेंशिएशन नहीं आया समझ में, ये वाला इसको मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास लेट्स से कुछ भी है d x की पावर n अपॉन में dx है अगर आपके पास, तो आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है ना, तो जो पावर होती है उसको आपको आगे लिख देना जो है, और जो यहाँ पर बेस है उसको एज इट इज रखना है, और जो पावर में से आपको एक माइनस कर देना है। ठीक है, तो मैंने यही किया है यहाँ पर देखिए, अगर मैंने इसको ऊपर लेके गया माइनस 2 हो गया था इसकी जो थी, तो n की वैल्यू -2 थी, -2 को मैंने आगे लिया तो आगे क्या हो गया बस 2, यहाँ पर ये -2 होगा। ठीक है, -2 अपॉन लैम्डा d क्यूब, और यहाँ पर क्या होगा मेरे पास माइनस के 1 अपॉन लैम्डा d लैम्डा स्क्वायर। अब इसको आराम से सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पर और एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लेनी हो जाएगी, इसलिए आप आराम से इसको सॉल्व करने, बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन है, ये कुछ नहीं यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, तो इसको हम फाइनली अब सॉल्व कर लेते हैं। हम लैम्डा d और लैम्डा का रिलेशन ले रहा था, तो लैम्डा डेल्टा लैम्डा d अपॉन में डेल्टा लैम्डा को एक साइड कर लेते हैं और सबको एक साइड में कर देते हैं, h c अपॉन में लैम्डा स्क्वायर इनटू में m लैम्डा क्यूब d अपॉन में h स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या देखना था, हमें प्रोपोर्शनलिटी देखनी थी किसके में, इसके और इसके, लैम्डा के रिलेशन में देखनी थी, इन दोनों को हटा देते फिर, तो हम प्रोपोर्शनलिटी आराम से देखें तो डेल्टा लैम्डा d अपॉन में डेल्टा लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा लैम्डा d क्यूब अपॉन में लैम्डा स्क्वायर, और यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। Root d1 and root d2 are the impact parameters corresponding to scattering angle 60 degree and 90 degree respectively when an alpha particle is approaching a golden nucleus। ठीक है, और d1 is equals to x d2, the value of x will be हमारे पास GMA 2022 का, और ये आंसर हमारे पास इसका 3 है। ये आंसर कैसे आया और इसका
के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और ये इंपैक्ट पैरामीटर होता क्या है भैया ये तो बता दो। ये सब देखेंगे आज इस वीडियो में आपको देर की। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स हम जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं और उसके बाद जो हमसे पूछा गया उसको लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दे रखा है भैया इंपैक्ट पैरामीटर की बात की जा रही है। तो इंपैक्ट पैरामीटर लिख लेते हैं भैया। ठीक है, ये हमारे पास एक है रूट D1 और एक हमारे पास दे रखा है रूट ऑफ D2। ठीक है, और हमारे पास क्या है भैया स्कैटरिंग एंगल्स हमें दे रखे हैं इन पर्टिकुलर इंपैक्ट पैरामीटर्स के लिए। ठीक है, ये बस 60 डिग्री एक और इसके लिए बस 90 डिग्री। ठीक है, और हमसे क्या बोला गया है फॉर D1 इज इक्वल्स टू x D2। ये बस कंडीशन सेटिस्फाई करो और बता दो भैया हमें x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है भैया, तो x की वैल्यू बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना जो इंपैक्ट पैरामीटर है इसका एक फॉर्मूला होता है तरासा, उसको मैं लिख देता हूँ। आपको याद तो करना नहीं है लेकिन आप देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, उसको इसका डायग्राम भी बनाएंगे फिर समझेंगे इंपैक्ट पैरामीटर होता क्या है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका इंपैक्ट पैरामीटर, जिसको हम जनरली जो है डिनोट करते हैं नोटेशन होता है डी और ये होता है पर जेड ई स्क्वायर कॉट ऑफ थीटा अपॉन 2 होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 2 m स्क्वायर। ये होता है मेरे पास क्या इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला। आपको याद नहीं करना, बिल्कुल भी ध्यान रखना इस बात को, मैंने लिख दिया आपके सामने बस जैसे कि आपको आइडिया रहेगी ये चीजें होती है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका डायग्राम है उसको समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा कि एक्चुअली में बात क्या चलती है। मतलब कि ये मेरे पास है भैया क्या गोल्ड का न्यूक्लियस, क्या है भैया गोल्ड मेटल है उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, समझ आ गया। इससे एक लाइन यहाँ से इस तरह से पास हो रही है। ठीक है, और एक इससे नीचे से हो रही है और एक इससे ऊपर से हो रही है। मैं तीन ही लाइन लेके चल रहा हूँ और भी होती है, मैं तीन ही लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया 3 अल्फा पार्टिकल्स है। अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारी याद नहीं थी लेकिन मैं 3 को ही कंसीडर किया, कुछ इस तरह से इस पे जा रही है। ठीक है, यहाँ पर बस क्या ये अल्फा पार्टिकल्स है जो कि हमने बम्बार्ड किए हैं इस पे गोल्ड के न्यूक्लियस पे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे जब ये जैसे जैसे पास आते जाएंगे तो ये जो न्यूक्लियस है ना इसका अपना एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसमें कि ये आने नहीं देता अपने जो एरिया है, तो इसका एरिया कुछ इस तरह से इतना बड़ा होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस है तो इसकी रेडियस पास यहाँ पर R हो गई और यहाँ पर भी सेम रेडियस ये R होगी, इतनी डिस्टेंस पे ये R रेडियस है। तो ये पास वाले जो पार्टिकल है ना ये कुछ इस तरह से जाएंगे और यहाँ से इस तरह से डेविएट होते निकल जाएंगे। सिमिलरली ये वाला जो पार्टिकल यहाँ तक जाएगा और इस तरह से डेविएट होता है इस तरह से निकल जाएगा और जो बीच वाला पार्टिकल होता है इसमें जाएगा और यहाँ पे भैया आएगा और टक्कर मार के वापस आ जाएगा। ठीक है, फुल पावर से बैक हो जाएगा 180 डिग्री के एंगल से। यहाँ से ये कुछ डेविएट हुए वो एंगल यहाँ पे थीटा है और ये भी एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, ये समझ आ गया। और ये जो हमारे पास ये रेडियस है ना ये मिनिमम रेडियस है, कम से कम रेडियस है ये तो हमारे पास। जब ये रेडियस जो मिनिमम हो जाएगी ना तब ये जो हमारे पास एंगल आएगा थीटा ये स्कैटरिंग एंगल होगा और जो ये डिस्टेंस होगी मेरे पास क्या टी और ये सिर्फ हम कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। जब रेडियस मिनिमम होगी तब ये जो डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच के जो कि डेविएट कर रहे हैं जो पहले पार्टिकल्स हैं उनके बीच को डिस्टेंस होगा उसको कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, समझ आ गया। तो ये बस दे रखा है इंपैक्ट पैरामीटर के दो वैल्यू D1 और D2। तो ये D1 होगी और इससे जो थोड़ा दूर वाले होंगे उनकी D2 होगी। तो पहला एंगल 60 डिग्री है, दूसरा एंगल 90 डिग्री जो कि इस तरह से जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने बनाई नहीं है तो इसलिए मैंने ये क्लियर करके समझाया। तो ये जो मैंने बनाया है पर्टिकुलर D1 के लिए है और इससे ऊपर वाली लेयर होगी कुछ इस तरह से और ये इस तरह से जाएगी इस तरह से, तो ये D2 होगा, 90 डिग्री का डेविएट करेंगी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अभी अगर आपको समझ आ गया तो हमें जो D1 है और D2 में रिलेशन होगा कुछ ना कुछ रिलेशन इस तरह से हमें दे रखा है। तो हमें अब क्या बताना है, हमें x की वैल्यू बतानी है कुछ रिलेशन सेटिस्फाई करके। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं घबराना नहीं है, हमें बस यहाँ पे जो मेन बात है ना वो एंगल की है। एंगल हमें दे रखा है, एंगल पे हम चेंज देखेंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखो तो जो ये D है ना वो डिपेंड किस पे कर रहा है एंगल पे कुछ इस तरह से कर रहा है। Z हमारे पास यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर किसी भी एक के लिए देखिए तो कांस्टेंट हो गया, ये यहाँ पास कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, 1/2 m स्क्वायर भी कांस्टेंट, बचा क्या वेरिएबल है ना। तो T मेरे पास यहाँ से क्या हो गया, T मेरे पास दैट के पोर्शन हो गया cos ऑफ थीटा अपॉन 2। ठीक है, बस यही पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, ये याद रख लेना बस, छोटी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या देखना है भैया, हमें देखना है रूट ऑफ D1 था पास अपॉन में रूट ऑफ D2 कर देते हैं। ठीक है, ये बस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा 1 अपॉन में 2 और यहाँ पर हो जाएगा cot ऑफ थीटा 2 अपॉन में 2। इनका वैल्यूज डाल देते हैं थीटा की, तो हो जाएगा बस cot ऑफ 60 अपॉन 2 30 डिग्री हो गया सीधे सीधे। ये नीचे कितना हो गया 90 अपॉन 2 हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो cot 30 होता है मेरे पास √3। ठीक है, 10 30 का रिवर्स हो जाता है बस कुछ नहीं और ये cos 45 तो बनी रहेगा। ये बात आ गया √3। तो यहाँ से जो है रूट ऑफ D1 अपॉन में रूट ऑफ D2 इज इक्वल टू √3 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं रूट D1 अपॉन में रूट D2 इज इक्वल टू √3 है ना, मैं स्क्वायर दोनों साइड कर देता हूँ, मैं SBS लिख देता हूँ शॉर्ट में, SBS हो गया ना। तो D1 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 3D2 और यही हमारे पास रिलेशन था कि D1 इज इक्वल टू x D2 था ना। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 3 और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना, आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो आप इस वीडियो को नीचे मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका जो डाउट होगा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते जो सोल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है तो इसके प्राइस छोटा करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अगली वीडियो में डाउट पूछ के साथ, टिल देन बाय बाय टाटा।